5 राज्यों में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों में जनता किसकी चुनेगी सरकार? पार्टियां किस आधार पर मांगेंगी वोट? एबीपी न्यूज पेश करता है घोषणा पत्र। नमस्कार, एबीपी न्यूज की चुनावी शो घोषणा पत्र के साथ हाजिर हूं मैं रुबाना एसार खान। 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसके लिए पहली चरण में वोटिंग की तारीख बिल्कुल नजदीक आ गई है। पार्टियां इन चुनाव के लिए अपना अपना गणित फिट करने में लगी हुई हैं, वोटर्स को अपनी तरफ रिझाने में लगी हुई हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो पहली चरण की वोटिंग है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उसकी शुरुआत होनी है। इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक चेहरा है, एक ऐसा चेहरा जिसकी कोई पार्टी नहीं है और ना ही यह शख्स खुलकर किसी दल के समर्थन में है, लेकिन बावजूद इसके बड़ा दम रखते हैं वोटर्स के रुख को बदलने का। जी, हाल के दिनों में जो देश में किसान आंदोलन हुआ उसी से उभरे बड़े किसान नेता हैं। अब तक आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूं। राकेश टिकैत साहब चुनावी शो घोषणा पत्र में आज के हमारे खास मेहमान। कागज कहाँ है? कागज दिखाओ। तो जान देना गांव के लोग बैठे तलाश में की। लेकिन फसलों का भाव कौन देगा? झंडे का कोई अपमान करता है वो कैसे बर्दाश्त कर लगा किसान? देश कैसे बिकने से बचेगा? सेल फॉर इंडिया का जो बोर्ड लगा हुआ है वो कैसे हटेगा? राकेश टिकैत पिछले दिनों तकरीबन 1 साल तक चले किसान आंदोलन के चेहरा बनकर उभरे हैं। कोई बड़ा दिल नहीं है तो फाइनेंशियल कंपनियों के एजेंट है। कौन बड़ा दिल दिखा रहा भाई? लिया है तो किसानों का संघर्ष का नतीजा है ये। राकेश टिकैत की वैसे तो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में वो पार्टियों का खेल बना और बिगाड़ सकते हैं। इसलिए सियासी समर में उनकी तरफ हर कोई देख रहा है। बीजेपी का चाचा जान और आ चुका है उत्तर प्रदेश में, उसका सहारा लेंगे, उसको फुल आशीर्वाद है। वो गाली देगा ये कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। 52 साल के राकेश टिकैत पश्चिमी यूपी के उसी जाटलैंड का सबसे मुखर चेहरा है जहां पहले चरण में चुनाव होना है। इसलिए इस बार के चुनाव में टिकैत के रुख पर सबकी नजर है। फसलें सस्ते में खरीद के इनके जो व्यापारी दोस्त हैं उनको फायदा हो, किसानों को नुकसान हो, किसान की फसलों को लुटा जाए। राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे हैं। खेती और किसानी के मुद्दों पर ताकतवर सरकार से टकराने का जो जिगर पिता ने दिखाया था, राकेश टिकैत उसी विरासत से निकले। पहले पंजाब का आंदोलन था, फिर इसको हरियाणा का बना दिया, फिर इसको पश्चिम उत्तर प्रदेश का बना दिया, फिर ये सिक्कों का था, फिर इसको जाट्टू का बना रहे, फिर उसका बना रहे। ये पूरे देश का किसानों का आंदोलन है। राकेश टिकैत कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के पास गाजीपुर बॉर्डर पर करीब साल भर तक डटे रहे। 26 जनवरी 2021 के बाद तो उन्होंने अपने दम पर आंदोलन की धार और तेवर बदल दिए थे। प्रधानमंत्री को हारने देंगे, उनकी गरिमा का ख्याल रखा जाएगा, किसान की पगड़ी का भी सम्मान होगा, ना किसी की इसमें हार होगी ना किसी की इसमें जीत होगी, सम्मानजनक समझौता होगा। वैसे राकेश टिकैत 2 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन दोनों में उन्हें हार मिली। हारने और जीतने से अलग जिताने और हारने की भूमिका में है। तो सवाल ये है कि टिकैत इस बार किसे जिताना और किसे हराना चाहते हैं। तो राकेश टिकैत साहब से हम सवालों के तर्कश से बौछार शुरू करें उससे पहले उन्हें इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। सर प्लीज मंच पर आइए और इस पोडियम से ये बताइए कि जनता किसे वोट करे और क्यों। सबका धन्यवाद। यहाँ पे एबीपी न्यूज़ ने जो प्रोग्राम रखा, यहाँ पे बुलाया, आपका धन्यवाद, समस्त स्टाफ का धन्यवाद। और जो चैनल ने 1 साल से ज़्यादातर हर रोज किसान आंदोलन को दिखाया, तो उन सभी चैनलों का, आपके चैनल का सबका धन्यवाद।
अभी क्योंकि मुद्दा चुनाव का है तो घूम फिर के चुनाव पे ही बात आती है। चुनाव पे जनता जो रुख करती है जब चुनाव आता है, उसको लगता है कि हम उस ऐसे कैंडिडेट को लेकर आए जो हमारी समस्याओं का समाधान करें। लेकिन सरकार उससे बड़ी चालबाज है, वो उनको उस मुद्दे पे जान ही नहीं देना चाहती। वो उसको उलझाती है जातिवाद पे, क्षेत्रवाद पे, भाषावाद पे, धार्मिक इशू पे, और वो इन चक्रों में फंस जाता है। अब की बार वो निकलने की जरूर कोशिश कर रहा है। अब की बार सरकारों का जो पुराना एजेंडा है, जो पुराना प्लेटफॉर्म था, वे उसी से ही फार करना चाहते हैं। वो पुराना सिस्टम ले रहे हैं, लेकिन वो चल नहीं पा रहा। अब की बार जनता उनसे क्वेश्चन जरूर कर रही है। अब आने वाले टाइम पे क्या होता है ये तो नहीं, लेकिन जनता ने आवाज उठानी शुरू कर दी। हो सकता है कि आज चुनाव में जनता उस लाइन पे आ जाए। हमारा यही है कि सरकार जो प्रवचन देती है, जनता उस पे ना जाए, जनता अपने मुद्दों पे जाए, अपने गांव की गली, स्कूल, अस्पताल देख के वोट का ध्यान रखें। जनता अपनी भाषा में क्वेश्चन करना शुरू करें तो ये पॉलिटिकल व्यवस्था सुधर जाएगी। धन्यवाद। आइए सर, प्लीज बैठिए। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, आपने मन बना लिया है किसे वोट देना है? हाँ, हमने तो बना लिया मन किसे देना। किसको जिताना चाहिए किसानों को? जो उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। देखो, किसान की कोई एक परिभाषा नहीं है। जो खेत में काम करता है वो किसान है। जो गांव में भूमिहीन लोग हैं वो उसको मजदूर कहते हैं, वो भी किसान और मजदूर हैं। जो फैक्ट्री में काम करता है उसको मजदूर वर्कर कहते हैं। आते सब गांव से ही हैं। यहां का मजदूर, फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर गांव का किसान है और देश का निर्माणदाता है। हमारी भी पृष्ठभूमि, हमारे परिवार की वो बैकग्राउंड गांव से ज्यादातर लगेगी। हम नहीं आए, हमारी पहली पीढ़ी गई, उससे दूसरी गई। तो ये जो देश है, इसमें किसानी की अगर बात ना करी जाए तो बेईमानी होगी। ये देश दो धुरी पर टिका हुआ है। कृषि और ऋषि पद्धति यहां के मजबूत स्तंभ है। तो ये दो धुरी है। ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि राकेश टिकैत साहब जो हैं, जो लगातार ये कहते रहे कि चुनाव नजदीक आने दीजिए, उसके बाद बताएंगे किसको वोट करना है। क्योंकि आप ये तो बार बार कहते रहे कि ये सत्ता अहंकारी है, इसको सत्ता से हटाना है, लेकिन जिताना किसको है ये तो बताइए ना। और हम क्या बता रहे हैं, तो जनता अगर 13 महीने के आंदोलन में भी देश नहीं समझा तो भाई बताओ, घर का फी कलम से तो शुरुआत करनी नहीं उनकी। भाई पहली में शुरुआत नहीं कर रही। अब तो 13 महीने के आंदोलन, तो ट्रेनिंग सबकी होगी, पूरे देश की ट्रेनिंग होगी। आपने देखी नहीं क्या ट्रेनिंग? जो ट्रेनिंग गांवों में चल रही, लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। जो वोट मांगने जाता है उससे क्वेश्चन कर रहे हैं। लोग अपनी भाषा में, आंदोलन के बाद में अपनी भाषा में उनसे सवाल जवाब करना सीख गए। हमने जनता को बोलना सिखाया। ठीक है, सिर्फ ये बोल लो। हाँ। और अगर बोलना सीख जाएगा तो आगे का काम तो अपने आप कर लेगा। ठीक है, क्या बोलना है ये आप नहीं बताएंगे, बस क ख ग सिखा दिया। हाँ, सिखा दिया उनको। सवाल लेते हैं अगला, संगीता जी का। टिकैत साहब, मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि आप ये नहीं बताना चाहते कि किसको जिताना चाहते हैं, तो ये बता दीजिए किसको हराना चाहते हैं। यह तो जनता बता लेगी। अच्छा, आप या 10 दिन में हम किसको बता देंगे। देखो, हमने ये कहा कि जो भी लोग आपके पास में आ रहे वोट के संबंध में, उन लोगों को बैठाओ, उनसे बातचीत करो, उनसे क्वेश्चन करो।
क्वेश्चन ये करो भाई मेरे अस्पताल का क्या हुआ, मेरे गांव का क्या हुआ, इस सड़क का क्या हुआ, आपको जो फंड भारत सरकार ने या उत्तर प्रदेश या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का दिया वो आपने कहां लगाया, ये क्वेश्चन कर लो। उससे 8-10 क्वेश्चन लिख लो, वे उससे कर लो। तो टिकैत साहब, यूपी में प्रचार हो भी रहा है, आप देख भी रहे हैं। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि किसानों या आम जो लोग हैं उनके हितों की बात कौन सी पार्टी कर रही है? देखो, हितों की तो अगर आंदोलन मजबूत होगा तो हितों की बात होगी। अगर आंदोलन और बूझने वाला सामने वाला नहीं उनसे बूझेगा तो पार्टियां तो बस साफ अपना ऐसी हैं। पार्टियां तो ये तो काम करवाना पड़े उनसे। काम को करने को राजी है क्या? काम तो करवाना पड़ता है। आप घर के नौकर को भेज दो खेत में कि जा कर लिए काम, वो जाके सर्दी हो रही जाके अपना सो जाएगा। वो तो काम करवाने पड़े। आप फैक्ट्री में, यहाँ पे भी कोई भी नौकरी पेशे वाले लोग हैं, वे काम करते हैं, उनको एजेंडा दिया जाता है। आपको भी तो दिया। यहाँ के जो वर्कर लग रहे थे 5 मिनट में बदल दिया सारा मामला। यहाँ पे भी करके अपना चले जाते, बिल अपना बनते। अगर निगरानी ना हो तो बिल बनेंगे झूठे सच्चे और अपना घर की तरफ को अपना जाओगे सारे। तो ये तो काम तो करवाने पड़े। सरकार कोई काम नहीं करना चाहती। सरकारें और पार्टियां अलग अलग है। इस पे आने वाले टाइम पे बहस होनी चाहिए कि सरकार अलग चीज है और पार्टियां अलग चीज है। अब ये दोनों इकट्ठी चल रही, हमारा यही विरोध है। दोनों इकट्ठे नहीं चलने के भाई, अलग अलग चलेंगे। क्या चुनावी माहौल में राकेश टिकैत डर रहे हैं कि खुलकर अगर वो हार और जीत को लेकर कुछ राजनीतिक दलों के नाम लेंगे और वैसे नतीजे नहीं मिलते तो एक और शिकस्त राकेश टिकैत को? हम किसी से नहीं डरते और ना करते। हम ऐसी बीमारी में पा क्यों दें भाई? यहां आंदोलन चला, हमने सरकार तो बनाई नहीं। यहां ना हम पार्लियामेंट में, ना हमें किसी ने आने दिया पार्लियामेंट में। और एक ही दिन में टन काम हुआ दोनों सदनों में। इससे बढ़िया और काम क्या है? राकेश जी, आपने बताया 1 साल आंदोलन चलाया, किसानों को बोलना सिखा दिया, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि आप तो वेस्टर्न यूपी से हैं और पहला जो चरण है विधानसभा चुनाव का उत्तर प्रदेश का, वो वेस्टर्न यूपी से है। 2013 के बाद की स्थिति सबको पता है। जो दंगा हुआ, जाट और मुसलमानों के बीच में खाई बढ़ी। आपने 5 सितंबर की रैली में हर हर महादेव और अल्लाह अकबर का नारा दिया। उसका मकसद सीधा था कि जो किसान जातियां हैं वो एक साथ आ जाएं, और आंदोलन सरकार के खिलाफ था। इस वक्त पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम सारे राजनीतिक दल हों या मीडिया हो, वो जाट वर्सेस जाट और जाट की बात कर रहा है। तमाम सारे नारे बन गए जाटों पे, किस्से बन गए, सबको याद आ गए। तो और जाहिर सी बात है, आप तो जाट बिरादरी से आते हैं और आप लोगों के ऊपर एक जिम्मा भी है खाप के प्रमुख होने के नाते। नरेश टिकैत जी बालियान खाप के प्रमुख हैं और उसके अलावा सर्व खाप का भी जिम्मा आप लोगों के पास है। तो आप इसको साफ कीजिए ना कि ये जाट इस बार वोट कहां करेगा। देखो, अगर हमने किसी बिरादरी का संगठन चलाया होता तो भी इसका जवाब दे देता। हमने तो किसानों का चलाया, मजदूरों का चलाया, आदिवासियों का चलाया। एक बिरादरी को पिछले 15 दिन से हाई पोजीशन पर ले जा रखा है, बिल्कुल टारगेट पे। भाई वो बच कर रहना, ये ऊपर ले जाएगा। छोड़ने वाले लोग हैं सारे के सारे जो एक ही बिरादरी को टारगेट पकड़ रखा है। और वहां पे कोई दंगा इन बिरादरियों में नहीं था। वहां शाहपुर में एक लाला जी था, उसने करीब 50 क्विंटल सरिया काट काट के 55 फुट का दिया। वो तो बढ़िया था जाति से। उनकी जांच करवा लो आरएसएस का, पाओगा। मतलब टारगेट में एक बिरादरी को कर दिया। उससे वो बचना चाहते हैं वहां के लोग। वहां पे वो फील्ड ट्रायल नहीं बढ़ना चाहते, अब ना बढ़ने देंगे। ये बार बार उसी पुराने इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। वो धूल मिट्टी खा रहे, उसे झाड़ पूछ के फिर उसे चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। गांव के लोग पानी लेकर बैठे, जैसे ही वो स्टार्ट करें फिर पानी डाल दें। उसे गर्म नहीं होने देंगे। इन्हें दूसरे इशू लेकर आने पड़ेंगे। नए मॉडल का कोई इशू लेकर आना पड़ेगा, वो चलेगा। अब ये पुराना मॉडल देश में चलेगा नहीं। लेकिन टिकैत साहब, इस चुनावी माहौल में तो आप यहां पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं 2013 वाले जो दंगे थे वो आरएसएस ने करवाए। और किसने करवाए?
आपने करवाई क्या? जिन पर केस हुए है ये? जिन पर केस हुए, वो जो जांच में बात सामने निकल कर आई, हाँ। उससे तो बिल्कुल अलग आप थ्योरी दे रहे हैं ना, इसीलिए सवाल है। जब वहां मीटिंग हो रही थी उस फील्ड में, हम थे वहां पे, हम बोलने लगे वहां पे, हमने कहा भाई शांत कर लेंगे इनको सबको। हमारे माइक तोड़ दिया। 201 आदमी थे वे, किसी के साथ में, वे कौन थे उनकी जांच हो जाए। टिकैत साहब, जब आपकी ये सवाल पूछने की पाठशाला पूरी हो जाए तो 10 मार्च के बाद राकेश टिकैत का घोषणा पत्र क्या होगा? देखो यहां तो सरकार भाई कोई सी आ जाइयो, जो लोग वादे करेंगे अपने घोषणा पत्र में उस पर काम करो, और नई पॉलिसी जिसकी भी सरकार आ जाएगी उसको देंगे। पिछले 3 दिन से 3 मुख्यमंत्रियों से बातचीत हुई, अलग अलग पार्टियों के थे। चुनाव, कुछ जगह में चुनाव है, कुछ में चुनाव नहीं है। वहां पे हम सबको सुझाव और पॉलिसी देते हैं। किसी की भी सरकार हो, पॉलिसी उनको सबको देंगे और उन पॉलिसी पे काम करना चाहिए। देश को बेरोजगार लेबर कॉलोनी बनाने की प्लान चल रही है। सस्ता मजदूर देश में तैयार करने की प्लान चल रही है। देश में बच्चे अनपढ़ हो और वो रोटी की तलाश में ही रहे बस वे, आज एक बेरोजगारों की फौज खड़ी होगी। ये सरकारों को सचेत है कि अगला आंदोलन, किसान से पहले आंदोलन बेरोजगारों का होगा। बड़ी फौज खड़ी होगी, उनको आप रोक नहीं पाओगे, उनको रोजगार दे दो। राकेश टिकैत जी, आपने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2013 में दंगे आरएसएस ने कराए। अच्छा, कौन लोग हैं वे जो करवाते हैं दंगे? मैं ये कह रहा हूं कि आरएसएस ने कराए आप कह रहे हैं, और बीजेपी आरएसएस एक है। 28 जनवरी को आपने रो रो के खूब जोर जोर से दाड़े मार के कहा कि मैंने बीजेपी को वोट दिया है। दिया जब इतने खराब हैं, दंगे कराते हैं, तो बीजेपी को वोट क्यों दिया? अरे भाई, सबने क्या पता क्यों दिया? मैं बता दो, भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, ये तो घुल रहा है यहां पे। क्या पता क्यों दे दिया, कौन चुनाव लड़ रहा था, अब उस पर भी बताओगे कौन लड़ रहा था चुनाव, किसे दिया, वो भी बता दो। नहीं, मैंने ये कहा कि देश में चुनाव जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, धर्मवाद, तो ये 4-5 चीजों पर चुनाव हो, तो जो 3 चीज हावी होगी उस पर वोट दे दिया। तो सर, ये देश में चुनाव पे जो हावी मुद्दे हैं, फैक्टर्स जो बनते हैं, उसका आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जहां से आप ललकार रहे हैं ना सत्ता को, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जमीन है। और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश बीजेपी का गढ़ है 2014 से। तो ऐसे में यहां पर क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी, एसपी आरएलडी का जो गठबंधन है, वो कुछ कर पाएगा? कहीं उसका हाल एसपी और बीएसपी वाला तो नहीं हो जाएगा, 2019 वाला? हमें नहीं पता कौन करेगा ना, हमने जिम्मेदारी ले रखी किसी की। हमने कहा कि अपने भाई संगठन को मजबूत रखो, चुनावी उसमें नहीं, अपने संगठन को मजबूत रखो, संगठन काम आएगा। विपक्ष वाले अपना काम कर रहे, ये अपना काम कर रही, सरकार अपना काम कर रही। देश में एक ही चीज पर तो काम हो रहा। किस पर? देश में वोट कैसे मिलेगी? सरकार के लोग सरकारी माध्यम से कर ले, उन्होंने वोट कटवा दिए, एक विधानसभा पर 10-10 हजार वोट कटवा दी उन्होंने, क्योंकि उनके लोग पहले से लगे रहते हैं काम में। और जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो ये तो नहीं किसी ने कहा कि सरकारी कर्मचारी सरकार को वोट देगा। तो 55-56 हजार वोट सरकारी कर्मचारियों के हैं, तो 15,000 वोट सरकार लेके जब गिनती होगी तो वहां पर बैठेगी गिनती में, 15,000 वोट सरकार लेकर बैठेगी। और जो दूसरे और लड़ रहे वे 0 से शुरू होंगे। तो अपना भाई देखभाल का काम कर लियो, हम तो बता सके हम चुनाव से है दूर। सर, ऐसी बातें जब आप करते हैं तो फिर आप चुनाव में धांधली एक तरीके से इनडायरेक्टली धांधली की कहां बता, वो तो भाई धांधली होगी तो चुनाव आयोग देखेगा। तो आप कहते तो यही है इनडायरेक्टली। नहीं, हमने कहा कि कैसे फिर आप सत्ता पक्ष 15,000 से शुरू करेगा और विपक्ष जो है वो 0 से करेगा? हमने तो कहा कि उनकी वोट कट रही है, वे जब जाएंगे तो बहुत फार्म भरवाए जाएंगे, इतना उसका टाइम निकल जाएगा। हम तो बात बताते हैं जो हमें गांव के लोग बताते हैं, जो हमको अधिकारी कर्मचारी बताते हैं। हम तो बात बतावे, हम है इस मामले से दूर, बिल्कुल बादस्तूर जारी है अभी भी।
गांव के लोग तैयार बैठे क्वेश्चन सवाल जवाब करने के लिए। अब गांव में जाओ, उनको क्वेश्चन का जवाब दे दो, काम चल तो रहा ना ठीक उससे। सीधा क्यों नहीं कह देते कि बीजेपी को वोट मत दो? नहीं, हम क्यों कह दे, क्यों किसी को वोट दो, जिसकी जहां मर्जी आओ वहां दे लो। अच्छा, बीजेपी को चाहो तो बीजेपी को वोट दो। अगर हम बर्तन खरीदने जाते हैं जी, तो उसको भी ठोक बजा के देखें, टन 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 ठीक बोल रहा क्या। यहां तो 5 साल के लिए तैयार कर रहे हैं ना अपने नेता को, तो उसे बिल्कुल ठोक बजा के और ठीक बोल रहा नहीं बोल रहा, वो पहले वो कौन से खेत की मिट्टी से बना हुआ है यहां तक जांच करते हैं। तो अलग अलग मापदंड है सर। खुद जब आप वोट देते हैं बीजेपी को तो फिर आपने ठोक बजा कर नहीं दिया था, अब आप जनता से चाह रहे हैं कि वोट ठोक बजा कर वोट दे। या तो मानिए आपने गलती की थी। ना जनता दे लगी, उस टाइम के जो हालात थे उस टाइम पे हालात के हिसाब से दे दिया। चलिए ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि एमएसपी को लीगल राइट बनाना आपकी सबसे बड़ी मांग है, लेकिन केंद्र सरकार के साथ जब आपका समझौता हुआ था तो जो लिखा पड़ी हुई थी उसमें केंद्र सरकार ने कहा कि एमएसपी सुनिश्चित की जाए, इसको लेकर इसके आसपास बात होगी। तो ये दोनों चीजों में फर्क नहीं आपको लगता? एमएसपी सुनिश्चित करने का मतलब है तो सरकार ये भी कह सकती है कि इस साल खरीफ में हम जितनी एमएसपी पर सामान खरीदेंगे वो पिछले साल के मुकाबले कम नहीं होगा। ये भी अगर वो सरकार कह दे तो वो सुनिश्चित हो जाता है एमएसपी। नहीं, उस पर ये कहा था कि एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी जो फैसला देगी उस पर काम करेंगे, ये उन्होंने कहा। कमेटी अभी उन्होंने बनाई नहीं। ठीक है साहब, आपने अभी एबीपी न्यूज के मंच पर एक बड़ा खुलासा किया या ये कहें आरोप लगाया कि 2013 के दंगे बीजेपी या आरएसएस का आपने नाम लिया। आरएसएस का 200 लोग थे वे। अरे सवाल तो सुन लीजिए, आरएसएस ने करवाए, आप ये कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी इस बार के चुनावों में उन्हीं दंगों का जिक्र करके चुनाव मैदान में भी जा रही है। तो ऐसे में सवाल यह है कि अगर आपके पास इतनी बड़ी जानकारी थी तो क्या आपको सरकारी गवाह बनकर के अदालत में जाकर के ये जानकारी नहीं देनी चाहिए थी? जांच एजेंसी को सहयोग नहीं करना चाहिए था कि दंगे किसी ने भड़काए हैं तो जिम्मेदारी बनती है, कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए थी। किसको नहीं पता? उस समय तो समाजवादी पार्टी सरकार जो सत्ता में थी, तब आप जो क्यों नहीं गए पुलिस के पास में या अदालत में? और वे पुलिस के पास जाके तो वे केस वापसी हुए सारे। उस समय समाजवादी पार्टी सरकार सत्ता में थी, अदालत में अगर आप ये जब तो वापसी हुई है सारे के सारे, वह सत्ता में थी तो मतलब आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार मिली हुई थी। ये हो गए वापसी जब ही तो करीब 5,500 मुकदमे वापसी हुए थे। वह सरकार होती, ये सरकार होती तो अब लोग को आधे को तो सजा हो लेती। सब पता, पुलिस प्रशासन को सब पता। आपने लिखित में आप जो सरकारी गवाह कहीं बने? अब सब जानते हैं, मुझे गवाह क्यों बनाओ, तो गवाह तो आधा देश बन रहा। कुछ दिनों पहले जहां तक मुझे याद है आपने कहा था कि योगी आदित्यनाथ जहां जहां प्रचार करेंगे आप वहां जाएंगे, लोगों को उनसे बात करेंगे। जहां तक मुझे याद है आपने ये भी कहा था कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाएंगे। पहला सवाल मेरा ये है कि योगी आदित्यनाथ के सरकार के कामकाज को कैसे देखते हैं, और दूसरा क्या आपने वो प्लान खत्म कर दिया? अब आप आज ये कहेंगे कि अब मैं उत्तर प्रदेश में नहीं घूमूंगा, कहीं भी नहीं जाऊंगा, आपकी बातों से तो यही लगता। किसने कहा कि हम नहीं घूमेंगे? जब मीटिंगें बंद होगी, अगर सरकारी मीटिंगें बंद होगी तो भाई हमने भी मीटिंग बंद कर दी अपनी। सरकार मीटिंगें करेगी तो हम भी अपनी बात कह देंगे। और कामकाज तो ये है कि कामकाज तो सरकारों के काम है कि काम करते रहते हैं, कोई ज्यादा कर दे कोई कम कर दे। अगर किसी भी मुख्यमंत्री को आप इंडिपेंडेंट छोड़ दोगे, उसके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा, उसके ऊपर कोई गाइड करने वाला नहीं रहेगा, उसको फुल फ्लैश पावर दे दोगे तो कोई भी किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री वो ज्यादा काम कर सकता है। अब सारी क्यों पूछोगे योगी जी तीसरे नंबर पर चले गए? भाई मायावती ने 135 रुपए गन्ने का रेट बढ़ाया, अखिलेश ने 65 रुपए बढ़ाया और योगी जी ने 35 रुपए बढ़ाया। बिजली का रेट हरियाणा में खट्टर सरकार है, वो भी इसी विचारधारा की पार्टी है, उसकी सरकार है, वहां पे 15 रुपए हार्स पावर किसान का रेट है बिजली का, यहां पे 175 रुपया है। तो अंतर तो ज्यादा है, 12 गुना का अंतर है। सरकार बनने की सरकार के अधिकारी वही बहुत होशियार रहते हैं। योगी जी के साथ में एक मीटिंग में हम थे, उन्होंने कहा कि अब की बार गन्ना किसान का रहेगा नहीं, सब गन्ने की खरीद होगी, मिल चलती रहेगी। हम इससे पहले बोलते अधिकारी बैठे थे, एक अधिकारी ने कहा कि मैं नंबर ज्यादा बना लूं, उसने कहा जी गन्ना 2 जगह जाता है, एक शुगर फैक्ट्री में और एक क्रेशर में। हमने कहा ना, गन्ना 2 जगह तो जाता है,
गन्ना एक शुगर फैक्ट्री में जाता है, एक डीएमके ऑफिस में जाता है। अगर डीएमके ऑफिस में किसान गन्ना ले जाना जानता है तो शुगर फैक्ट्री बंद हो ही नहीं सकती। तो सबके फार्मूले अलग अलग है भाई, हमारा फार्मूला दूसरी बात कहें और सरकार के अधिकारियों का दूसरा कहें, और दोनों वही मुख्यमंत्री के साथ ही बैठे थे। आपने तो उत्तर प्रदेश में इन अलग अलग मुख्यमंत्रियों का राज देखा है, किसानों की हितैषी आपको, अगर मैं इन तीनों सरकारों की बात करूं जो हाल में उत्तर प्रदेश में रही है, कि मायावती की 2007 से 2012, फिर 2012 से 2017 अखिलेश, और अब 2017 से 2022 योगी आदित्यनाथ, इन 3 सरकारों में किसान की हितैषी कौन सी सबसे बड़ी सरकार रही है यूपी में? किसान की हितैषी ये है कि सरकारें अगर बातचीत करती रहे तो कोई खराब नहीं होती। नहीं तो इन तीनों में से कौन सा बेहतर था? मैं क्यों किसी पर कंपटीशन करूं? मैं क्यों कंपटीशन यहाँ भी करूं? बच रहे हैं। हम मुख्यमंत्री, हमारे सब मुख्यमंत्रियों संबंध ठीक रहते हैं। 2.5 साल के बाद तो मायावती भी ठीक रही, जो उसको कह दिया वो कर दिया। अच्छा, जो पॉलिसी बनवाई थी। अखिलेश से भी हम बहुत बार मिले, बहुत पॉलिसी बनवाई। और योगी जी? योगी से भी मिले, इनसे भी 3.5 काम इनसे भी करवाए। फिर तो गुंजाइश है योगी जी को भी वापस आना चाहिए। कह रहा कि हम क्या मने कर रहे हैं? भाई जनता जिसको देने चाहेगी दे लेगी। अब योगी जी जिसके रहमो करम पे हैं वो कौन है? योगी जी रहमो करम पर? किसके और किसके रहमो करम पर? दिल्ली के। और दिल्ली वालों की पॉलिसी खराब है। मतलब पीएम मोदी को कह रहे हैं आप? और मोदी जी की पॉलिसी खराब? वो तो आप बता दो ना, आप सब बोल दोगे जिसे जिसे कहना। आप बोल नहीं रहे हैं, इसलिए मैं आगे आगे नाम ले रही हूं। कि जो दिल्ली चाहती है, हाँ, पूरे देश में, हाँ, दिल्ली की बड़ी पॉलिसी चलती है, वो पॉलिसी थोपी ना जाए। सर मुझे पता है, आपकी बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से सरकार के जो विरोधी हैं वो सरकार के लिए कहते हैं कि साहब ये गोलपोस्ट बदलती रहती है, ऐसे राकेश टिकैत साहब जो हैं ये भी गोलपोस्ट बदल रहे हैं। मतलब 2022 से अब आप सीधे 2024 पर निशाना साध रहे हैं। नहीं, 2024 के तो जब आएगा 2024 लोग को तो बहुत उथल पुथल हो जाएगी। टिकैत साहब, पिछले दिनों में दिल्ली में एक बैठक हुई बीजेपी की जाट नेताओं के साथ, और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई कोई नाराज नहीं है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। हमारे मंच पे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केपी मौर्य साहब आए थे और उन्होंने कहा कि कोई नाराज नहीं है, सब बातें फैलाई जा रही हैं, कहीं कोई नाराजगी नहीं है किसानों की। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप किसान नेता हैं, कि क्या किसानों को कोई नाराजगी नहीं है? सारी नाराजगी खत्म हो चुकी है? नहीं, आप किसान की बात पूछ रहे, किसी एक बिरादरी की पूछ रहे? मैं दोनों की पूछ रही हूं, और किसानों की खास तौर पे, क्योंकि केपी मौर्य साहब ने साफ तौर पे कहा था कि किसानों को कोई नाराजगी नहीं है, तो इसलिए किसानों की बताएं पहले आप। यहाँ पे कह दिया होगा नाराजगी तो आधे रेट में फसल बिक्री किसान की, खाद नहीं मिल रहा, गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा, आलू का किसान बर्बाद है, फसलें एमएसपी से कम पे बिकती है, तो नाराजगी और कैसे होती है? और नाराजगी नहीं हो रही तो भाई गांव में जाके जाओ, जनता के बीच में क्यों नहीं जा रहे? आप मुझे बताइए सर, वो जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत जी, हाँ जी सर, वो नरेश टिकैत जी जो हैं जयंत चौधरी के लिए जब वोट की अपील कर रहे थे तो क्या वो बतौर किसान कर रहे थे? और फिर जब संजीव बालियान से वो मिल लिए तो क्या बतौर जाट उन्होंने अपनी अपील जयंत चौधरी की वोट के लिए वापस ले ली? तो सब लोग जाते हैं। हाँ भाई, ज्यादा आदमी, अब आपको बुरा लग जाएगा। नहीं प्लीज। नहीं, हम आपके मंच पर आ गए, और आपके मंच पर आ गए, मैंने फिर भी ये तो कहा, भाई सब चैनलों का धन्यवाद। अगर मैं खाली यहाँ पे इनका किसी का नाम ले लेता तो आप ये कहते जी मंच हमारा, आप बड़ाई उनकी कर रहे। तो वहां 1000 आदमी थे, ये कह दिया उन्होंने 1000 आदमी को, एक ही विचारधारा के थे, भाई जाओ काम करो, हम तो सब साथी अपना काम कर लियो। जयंत चौधरी के लिए नहीं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, खुल के बताइए। समझते तो आप सब समझे, ये समझेंगे, आप नहीं समझते, गांव वाले समझेंगे हमारी बात। नहीं समझे सर, नहीं समझे। कौन सी विचारधारा वाले थे? जो जा रहे थे, जो पर्चा लेकर गया था जिस पार्टी से लोग, जब वे गए तो उन्होंने ये कहा, भाई पर्चा उन्होंने सिंबल दे दिया, वो सिंबल वापसी दे दिया, जिसका सिंबल उसका दे दिया, जब भाई अपना काम कर, हम तो सब साथ ही हैं, जाओ। तो उसे यही तो कहते हैं, या उसको ये कहते कि नहीं ये करार वो करार, उसको बात बताते। जो घर पे आ गया उसको यही तो कहेंगे। अब फिर देखिए, आप ऐसी डबल स्टैंडर्ड वाली बात कर रहे हैं। अच्छा, और कौन सी? जब आप बंगाल गए थे तो वहां आप लोगों से कह रहे थे, उनके घर घर जाकर, कि जब ये बीजेपी वाले एक मुट्ठी चावल मांगने आए,
वो भी तो उनके घर ही जा रहे थे। हाँ, तो एक अच्छा एक मुट्ठी चावल का करे क्या थे, ये तो बता दो। कहाँ भंडारा चला रखा है इन्होंने? कोई भंडारा चला रखा है, एक मुट्ठी चावल लेके। हाँ। ये एक मुट्ठी चावल मांग रहे थे, हमने कहा भाई सरकार आपके दरवाजे पे आएगी, इनसे एमएसपी मांग लो। अच्छा, वो लाल पोटली अनसंकल्प वाली आपकी जेब में भी है क्या? ना, आंदोलन से ये हुआ कि सारी पॉलिटिकल पार्टी किसान का नाम लेने लगी। तो ये एक बड़ी चीज है कि अनाज ले रहे वे, लाल पोटली में अनाज ले रहे, तो कम से कम अनाज का जिक्र तो करा। इनके दिमाग में से किसान शब्द निकलना नहीं चाहिए, ना निकलने देंगे। तारीफ कर दिया आपने, लेकिन देखिए समाजवादी पार्टी गठबंधन की, लाल पोटली लेकर संकल्प कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। नहीं, ये तो इन्होंने सिखा था ना, बीजेपी वाले वहां मांग रहे थे ये। हाँ। बंगाल में बीजेपी वाले एक मुट्ठी चावल मांग रहे थे। हाँ। तो उन्हीं से इसी क्या इन्होंने भी। ठीक है सर, अगला सवाल लेते हैं। आपने कहा कि कोई मुख्यमंत्री खराब नहीं होता, सब अच्छा काम कर रहे हैं। योगी जी ने आपके 3.5 काम भी कर दिया, लेकिन दिल्ली से जो पॉलिसीज होती हैं वो ठीक से नहीं होती, वो गड़बड़ होता। आप कहना क्या चाहते हैं कि आपका योगी जी के साथ जो कामकाज का तरीका है वो ठीक है, लेकिन मोदी जी आपके दाल गलने नहीं देते हैं क्या? नहीं, हमने फिर सुन लो बात, हमने कहा कि कोई भी आदमी खराब नहीं होता, उसकी पॉलिसी खराब होती है। बहुत वो है कि वो इंडिपेंडेंट चला गया और किसी का उसके ऊपर प्रेशर नहीं है तो वो बहुत काम कर सकता है। सवाल मुद्दे सब दूसरी जगह से आएंगे तो अपनी बात कह भी नहीं सकता खुल के और काम भी नहीं कर पाता। तो अगर किसी एक की फुल फ्लैश पावर हो तो जनता से सलाह मशवरा करके काम कर सकते हैं। जैसे 2007 से पहले हम देश में गेहूं बाहर से आयात कर रहे थे। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने टिकैत साहब को बुलवाया, उन्होंने कहा कि देश में गेहूं का उत्पादन कैसे बढ़ सकता है। जितनी देर आपका चैनल पे बात हुई इतनी देर में ही वो सुझाव दिए, वो सुझाव भारत सरकार ने माने और आज 2022 साल हो गए, करीब 14-15 साल हो गए, 1 किलो भी देशनगर गेहूं बाहर से खरीदा हो तो बताओ। तो सलाह कोई भी आदमी दे सकता है, उसकी माननी ना माननी सरकारों का काम है। सर, लेकिन ये जो सरकार है, आप क्योंकि यूपी के बहाने सीधे दिल्ली तक पर निशाना साध रहे हैं, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि भाई इस सरकार का तो फलसफा यही है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, तो फिर ये सरकार रोड़े क्यों अटकाएगी, वो भी किसानों के हित के काम में। और रोड़े या काम कौन सा कर रही, रोड़े तो अटका रही। बजट देखिए ना आप, कहाँ है बजट? एमएसपी को लेकर सीधा किसानों के खाते में आएगा पैसा। अब ड्रोन से जो है वो इतनी मिठी बात ना ये कर रहे हैं जी। इनकी ट्रेनिंग होती है 7 दिन की एक हो और 28 दिन की एक हो। कहाँ पे? कहीं कहीं लगे इनके, सब कैंप लगते हैं इनके। बहुत मीठी मीठी बात बतावे ये। कैसी ट्रेनिंग? पता सबको, मेरे से क्यों बहुत सारी ट्रेनिंग की बात। सर बता दीजिए। हाँ तो बता दिया, यही तो बात बतावे कि अपनी बात को बहुत घुमा फिरा कहूं कि देश ये समझे, देखो भाई 2,37,40,000 करोड़ रुपया दे दिया और किसान को बिल्कुल सीधा देंगे। पिछले साल भी तो दिया था, एमएसपी पर खरीद तो पहले साल भी करते होंगे, और उसमें भी अगर इन्होंने 2,00,000-2.5 लाख करोड़ की खरीद की इन्होंने बात करी तो 1 लाख करोड़ सीधा व्यापारी की जेब में जा रहा। किसान की जेब में 1.5 लाख करोड़ ही जाता है एमएसपी का भी, मतलब 40% व्यापारी लेता है उसको। व्यापारी सस्ते में खरीदता है किसान से और एमएसपी पे बेचता है। एक रामपुर डिस्ट्रिक्ट है, यहां से नजदीक है, उसके जाके कभी जाओ तो एक टीम जरूर भेजना वहां पे मोबाइल के सिम खरीदे गए, उन सिम से एक फोन कॉल करा गया। जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि एक फोन कॉल की दूरी पे, हमने तो जांच करी फिर ये फोन की कॉल की जो दूरी का सिस्टम क्या है जी। एक फोन करा गया उसी सिम से जी, उससे रजिस्ट्रेशन हुआ किसान का, उसी फोन पे ही एक ओटीपी नंबर आता है लखनऊ से, किसान का पक्का रजिस्ट्रेशन हो गया, उस पे किसान अपना माल बेच सकता है। 11,000 फर्जी किसान रामपुर जिले में बनाए गए, 11,000 पे वहां पे फसलों की तुलाई हुई, धान की तोल हुई उस पे। जहां पर हाईवे बना हुआ है वहां पे भी खेती हो रही है, जहां पे जयप्रदा का स्कूल है उसमें भी खेती हो रही, और मंसूरी धान जो बिहार के बॉर्डर पे पैदा होता है वो वहां पर तोला, जांच कर लो। कुल मिलाकर आपसे जो बातचीत हो रही है उसके आधार पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है आप एक ऐसे महत्वाकांक्षी ट्रेड यूनियन नेता जैसी बातें कर रहे हैं जो केंद्र की सत्ता से
नरम संबंध रखना चाहता है। जो बीजेपी अगर उत्तर प्रदेश में हार जाए तो आप कह सकें कि साहब हमने तो विरोध नहीं किया था आपका और आप हार गए तो हमारी वजह से नहीं हारे, और अगर बीजेपी जीत जाए तो आप चौड़े धाड़े कह सकें कि चूंकि हमने विरोध नहीं किया था इसलिए आप जीत गए। ऐसा भाव क्यों पैदा हो रहा है? नहीं, हम आंदोलन पर काम कर रहे, किसान संगठन पे। अगर हम पॉलिटिक्स में भी वोट दुआने लेने की भी हम ही बात करने लगे तो फिर तो पार्टी बना के चुनाव ही नहीं लड़ लेंगे, सारा काम हम ही करेंगे क्या? यह जनता कर लेगी अपने आप काम। इसे भी एक आधा काम जनता को भी कर लेने दो, जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी कर लेने दो। ठीक है साहब, आपने जब ये तीनों कृषि कानून वापस हुए हैं उससे पहले कई रैलियां भी की, जिसमें आपका एक नारा जरूर मेरे को याद है हर रैली में कि बीजेपी को हराओ भले ही किसी को जिताओ। जब आप घर वापस आ रहे थे उस दिन भी मैंने आपसे बात की थी, आपने कहा कि अगर एमएसपी नहीं लागू होता है तो आचार संहिता लागू होने के बाद हम अपना रुख साफ करेंगे। आचार संहिता लागू हो चुकी है, क्या अब आपका रुख क्या है? क्या आप अभी भी उसी नारे पर कायम है कि बीजेपी हराओ भले ही किसी को जिताओ? हमने ये कहा कि अगर आपको भाई दिखाई नहीं दे रहा तो बताओ हमारे पे क्या इलाज है? बिजली कभी देखी किसी ने? लेकिन उसका एहसास तो होता है। अंडर करंट आप ही लोग बोलते हो कि अंडर करंट है, तो आपको दिखाई दे रहा है करंट? उसको छूने की कोशिश करेगा तो किसी के मारता है वो करंट। अरे बता तो दिया, बिजली कभी दिखाई देती है क्या? देखी चलती हुई किसी ने? लेकिन उसको छू कर देखो तो वो जरूर काम कर रही है अपना। जो हमारा करंट है वो काम कर रहा, लग रहा हो काम पर अपने। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के इस मंच घोषणा पत्र में आने के लिए। देखना दिलचस्प होगा कि बिजली जिसका जिक्र यहां पर अंडर करंट के तौर पर कर रहे हैं राकेश टिकैत साहब, आखिरकार उस बिजली का करंट किसको लगेगा और किसे सत्ता की रोशनी मिलेगी उसी अंडर करंट की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ घोषणा पत्र के इस खास शो में जुड़ने के लिए। अगली बार एक और खास मेहमान जो इस मंच पर हमारे साथ होंगे। फिलहाल लगातार एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।